हेलो माय लिसनर्स, माय लवली लवली लिसनर्स। आप सबके कमेंट्स मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं और इसी वजह से मैंने कमेंट्स देख करके स्टोरी में थोड़ा सा अपग्रेड लाने की कोशिश की है और मैं कुछ पार्ट्स को स्किप कर रही हूँ। उससे आपको स्टोरी अनोइंग नहीं लगेगी और समझ में सब आएगा। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं, बिकॉज मुझे आप लोग का एंटरटेन करना है, बोर नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं डार्क ऑब्सेशन ऑफ साइको आशिक के नेक्स्ट एपिसोड को। अगला दिन ऑफिस में जायरा, जो कि बार बार अपने अगल बगल देख करके यही सोच रही थी कि आखिर कौन है जो कि उसको इतनी अच्छे से जान चुका है और क्या वो शख्स ऑफिस में भी है, क्योंकि उस टेडी बियर के हिसाब से तो वो शख्स ऑफिस में ही होना चाहिए जिस तरह से उसने बोला था। तुम ऑफिस आओ जल्दी, मुझे मिलना है। यही सब सोचते सोचते जायरा आज काम कर रही थी। उनके बॉडीगार्ड आज थोड़ा सा लेट हो गए थे और जैसे ही जायरा ईशान को अंदर आता हुआ देखती है, वो खुद ही उसे अंदर की तरफ बुलाते हुए कहती है, आइए मिस्टर ईशान रॉय। वैसे मुझे तो लगा था कि आप टाइम की काफ़ी पंक्चुअल होंगे, पर आपका दूसरा दिन है और आप इतना ज़्यादा गैर जिम्मेदारी दिखा रहे हैं। ऐसे कैसे चलेगा? मैं पहले यहाँ पर आकर के मौजूद हूँ और आप आए नहीं। बॉडीगार्ड हैं आप मेरे। इस वक्त ईशान का चेहरा, जो कि बिल्कुल नॉर्मल नहीं लग रहा था, थोड़े परेशान से लग रहे थे वो, लेकिन इस बारे में वो जायरा को कुछ नहीं बताना चाहते थे। और क्यों ही बताते, जायरा तो उनके लिए स्ट्रेंजर थी। लेकिन जायरा, जो कि अपनी एक भौं में चढ़ाते हुए पूछती है, क्या हुआ? कुछ जवाब नहीं है आपके पास? कहाँ लेट हो गया, ट्रैफिक में या फिर उठने में ही? ये सुन करके ईशान, जो अभी तक तो कुछ ना ही बताने का सोच कर आए थे, लेकिन फिर जायरा की तरफ देखते हुए कहते हैं, वेल लेट हो गया, नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा। आवाज़ में हल्की सी रफनेस और रूडनेस थी और जायरा को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था कि कोई एम्प्लॉय उससे इस तरह से बात करे। अब उसे थोड़ा गुस्सा आ जाता है और फिर वो ईशान की तरफ घूरते हुए कहती है, मुझे स्पेसिफिक आंसर चाहिए मिस्टर ईशान रॉय। मेरे बॉडीगार्ड हैं, सो बिहेव लाइक इट। ईशान भी थोड़े तेज़ कदमों से उनके ठीक सामने आकर के अपने हाथ को काउंटर पर रखते हुए कहते हैं, इंसान हूँ, लेट हो सकता है। अपने सर को हाँ मिलाते हुए कहती है, इंसान है तो अपॉलॉजी भी मांग सकते हैं अपनी गलती के लिए। लेकिन ईशान के मुंह से अपॉलॉजी, ये थोड़ा सा टफ हो रहा था ईशान के लिए, और वो अपने चेहरे को इधर उधर हिलाते हुए कहते हैं, नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा, अगर हुआ तो आई विल अपॉलोजाइज। और ये बोल करके वो अब खड़े हो चुके थे जायरा के ठीक बगल में। जायरा को समझ ही नहीं आता कि आखिर ये शख्स है क्या चीज़, कभी इतना ज़्यादा सॉफ्ट तो कभी इतना ज़्यादा वियर्ड तो कभी इतना ज़्यादा रूड। बार बार आज उनका ध्यान उनके फ़ोन पर जा रहा था। वो इस वक्त ठीक जायरा के बगल में ही खड़े थे। तभी जायरा खड़े होते हुए कहती है, करण राठौर से मिलने का डेट फिक्स हो गया है, हम परसों। लेकिन उससे पहले ही आहना, जो कि कॉफ़ी लेकर के अंदर की तरफ आ चुकी थी, और आज तो कॉफ़ी उसने जायरा के हाथ में दी ही नहीं थी, बल्कि ले जाकर के ईशान के हाथों में थमाते हुए कहती है, लीजिए बॉडीगार्ड सर, आप पहले टेस्ट कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद ही आप अलाउ करेंगे ना जायरा मैम को कॉफ़ी पीने के लिए। ईशान इस बात पर कुछ बोलते नहीं, बस कॉफ़ी का कप उठा करके उसे अपने होठों से हल्का सा सिप किए थे और अपने सर को हाँ मिलाते हुए कहते हैं, इट्स फाइन, आप पी सकते हैं। जायरा इस वक्त खड़ी ही थी और वो इस वक्त काफ़ी गुस्से में आहाना को डांटने वाली होती, लेकिन अगर यहाँ पर ईशान नहीं होते तो। और फिर वो अपना आँख छोटा करके आहाना को हल्का सा देखती और फिर उसके हाथ से कॉफ़ी लेते हुए कहती है, आराम से मिलते हैं तुमसे, फिर बात करूँगी, फिलहाल यहाँ से जाओ। तभी आना कहती है, ओह हाँ, मुझे आपको कुछ बताना था। वो सर, करण सर यहाँ नहीं आ सकते, कुछ इशू हो गया है, तो वो लंदन में ही है। आपको भी लंदन जाना ही है डील फाइनल करने के लिए, तो मैंने आपकी अपॉइंटमेंट ले ली है, पर मीटिंग वहीं पर अरेंज हो गई है। आप कल जाने वाली है ना मैम? ये सुनकर जारा कहती है, कल तो कल तो मैं डील क्रैक करूँगी, उसके बाद से फिर मुझे वापस भी जल्दी ही आना है। जैसे ही इस बात को ईशान ने सुना था, वो हाना से कहते हैं, डोंट वरी, हम कल ही जाएंगे लंदन और 2-3 दिन स्टे ले लेंगे वहाँ पर। तभी जायरा ईशान की तरफ देखती है, थोड़ी अपनी आंखें बड़ी करके और साथ ही अपनी भौवें चढ़ा करके कि आखिर ये कैसे उसके डिसीजन में दखलंदाजी दे रहा है। आहाना कहती है, दैट्स गुड, ओके, तो आप लोग अपना डिसाइड कर लीजिए, उसी हिसाब से मैं प्राइवेट जेट बुक करवा देती हूँ। और ये बोलकर वो जल्दी से बाहर की तरफ निकल गई थी। तभी जायरा अपने काउंटर पर अपना हाथ रखते हुए
काफ़ी कॉन्फिडेंट लहजे में ईशान की तरफ देखते हुए हल्का स्माइल देते हुए कहती है, ओह, तो अब आप मेरे डिसीजंस फाइनल करेंगे, हाँ, कि मुझे कब लंदन जाना है, कितना दिन वहाँ पर स्टे लेना है, एंड हु द हेल आर यू। ईशान इस बात पर कुछ बोलते नहीं, जैसे कि वो मन में ही अपने आप से कुछ बातें कर रहे हों। तभी ज़ारा खुद ही उनके कंधे पर अपने 2 उंगलियों को हल्का सा टैप करते हुए कहती है, ओह हेलो, कौन सी दुनिया में खो गए, आपसे ही बात कर रही हूँ। ईशान उसकी तरफ हल्का सा मुड़ते हुए कहते हैं, मुझे जो सही लगा मैंने बोल दिया, और वैसे भी आपको डर किस बात का है, मैं तो हुई आपके साथ। तभी ज़ायरा जो कि चेयर पर बैठते हुए कहती है, मुझे भी लंदन जाने में कोई खास दिक्कत नहीं है, और वैसे भी ये करण राठौर मेरी कंपनी को हार्म कर रहे हैं, मुझे थोड़ी ना। मुझे तो यहाँ कोई साइकोपैथ मिला हुआ है, और वो इंडिया का ही है, क्योंकि उसके लेटर्स भी हिंदी में थे। इस हिसाब से देखा जाए तो अगर मैं इंडिया में नहीं रहूँगी तो ज़्यादा सेफ रहूँगी, राइट। ईशान को इस बात पर हल्की सी हंसी आ गई थी, और वो अपने हंसी को अपने चेहरे पर ना दिखाते हुए अपने एक्सप्रेशन को यूं ही नॉर्मल रखे हुए कहते हैं, यू आर राइट। एक्चुअली हो सकता है वो लंदन तक पहुंच ही ना पाए जो आपको स्टॉक कर रहा हो। ज़ारा हल्का सा स्माइल लेते हुए कॉफ़ी को हल्का सा सिप की थी, और फिर अपना सर हाँ मिलाते हुए कहती है, यू आर राइट। वैसे भी वो स्टॉकर, एक मिनट, व्हाट हैव यू सेड। आपको कैसे पता इस बारे में? क्योंकि इस बारे में तो मैंने ज़्यादा लोगों को बताया ही नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी फ्रेंड इशिता को पता है, और आहाना को बस थोड़ा बहुत डाउट है, और कुछ नहीं। और इस बात पर वो हल्का सस्पिशियस होकर के फिर से खड़ी हो गई थी, और अपना चेहरा उठाकर ईशान के चेहरे की तरफ देखते हुए अपने हाथों को फोल्ड कर ली थी। ईशान जो यूं ही अपने बालों पर अपना हाथ फेरते हुए कहते हैं, बॉडीगार्ड हूँ आपका, आपके एक्सप्रेशन से समझ में आ जाता है, और साथ ही आप कितना परेशान रहती हैं उस स्टॉकर के चक्कर में। बस इसी वजह से मुझे अभी तक तो अंदाज़ा लगा था, पर अब आपने खुद ये बोल करके यकीन में बदल दिया। ज़ारा को ये बात थोड़ी हजम नहीं हुई थी, लेकिन इस बारे में वो ज़्यादा तहकीकात नहीं करना चाह रही थी, क्योंकि उसे ईशान पर थोड़ा थोड़ा ट्रस्ट अब बिल्ड होने लगा था, और उसे लग रहा था कि ये शख्स तो उसकी सेफ्टी ही चाहता होगा। और अच्छी बात है कि उसे स्टॉकर के बारे में खुद ही पता चल गया, वरना ज़ारा तो खुद ही बताने वाली थी कि उस स्टॉकर से भी ईशान अगर उसकी थोड़ी सी सेफ्टी करा पाता तो बहुत अच्छा होता। तभी ज़ारा जो कि ईशान की तरफ देखते हुए कहती है, वैसे मुझे इस बारे में बात तो करनी थी। वैसे मुझे भी अपार्टमेंट के कैमरास को चेक तो करवाना था, पर मैंने सोचा था ये काम इशिता कर देगी, लेकिन अगर आप उसमें। हेलो, एक्सक्यूज़ मी, ईशान, मैं आपसे बात कर रही हूँ। ईशान इस वक्त अपने फ़ोन में ही लगे हुए थे, जैसे कि वो कुछ देख रहे हों, और काफ़ी ज़्यादा परेशान हों कि इस वक्त ज़ारा तक की बात सुनने में उनको ज़रा भी दिलचस्पी नहीं थी। ये देख कर के ज़ारा का खून एकदम से खौल गया था, और वो काफ़ी गुस्से में कहती है, आप मेंटली यहाँ पर अवेलेबल हैं भी या नहीं? कर क्या रहे हैं आप? ईशान इस बात पर क्या बोलते हैं। वो शांत रहने का बार बार कोशिश कर रहे थे, लेकिन बार बार ज़ारा उनको बोलने पर मजबूर कर रही थी। बताइए, मैं आपसे पूछ रही हूँ, आखिर इतनी भी क्या ज़रूरी बात थी जो कि आप मुझसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ले रहे हो उसे? एक्सक्यूज़ मी, कुछ जवाब देंगे आप? तभी ईशान को भी अब थोड़ा गुस्सा आ गया था, और वो ज़ारा की आंखों में आंखें डालते हुए कहते हैं, मेरा कोई अपना हॉस्पिटल में एडमिट है, केस थोड़ा टफ है, और डॉक्टर ने बोला है कि अभी थोड़ी हालत क्रिटिकल है, दैट्स वाई मैं थोड़ा परेशान था। जैसे ही ज़ारा ने यह सुना तो उसकी टोन एकदम से सॉफ्ट हो चुकी थी, और वो 2 कदम पीछे होते हुए कहती है, ओह, तो फिर आपको लीव ले लेना चाहिए था, कौन है हॉस्पिटल में? ईशान इस बात पर बहुत बुरी तरह से ज़ारा को घूरने चाह रहे थे, लेकिन वो अपने एक्सप्रेशन को बार बार कंट्रोल करके अपनी आंखों को दूसरी तरफ किए हुए थे। उनकी मुट्ठी एकदम से कस गई थी जैसे ही ज़ारा ने यह बात बोली थी। और फिर ज़ारा जो धीरे से उनके सामने आते हुए कहती है, अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप लीव ले सकते हैं, अगर नहीं फुल डे तो कम से कम हाफ डे की लीव ले लीजिए, आपके लिए बेहतर होगा, और आप उस पेशेंट का ख्याल भी रख पाएंगे। और वैसे भी मुझे फुल डेडिकेशन के साथ काम करवाना पसंद है। ऐसे आप अपना आधा दिमाग यहाँ, अपना आधा दिमाग हॉस्पिटल में रखेंगे तो मेरा काम नहीं हो पाएगा।
आप 2 घंटे जाइए, विजिट कर लीजिए उन्हें, फिर आइएगा। ईशान तो वैसे ही यहाँ पर नहीं रहना चाह रहे थे, जिससे वो अभी केविन के बाहर जा पाते उससे पहले ही ज़ायरा उनको रोकते हुए कहती है, और हाँ, जब वापस आएगा तो इस बात का ध्यान रखते हुए कि आप ज़ायरा ओबेरॉय के पास जा रहे हैं तो पूरी तरह से सिर्फ ज़ायरा ओबेरॉय के ही हैं। किसी और के ऊपर अपना दिमाग, अपना अटेंशन ना रखें। समझ आई बात? ये सुनकर के ईशान के चेहरे पर एक हल्के से स्मार्क आ गए थे और वो इस बात पर बिना कोई जवाब दिए हुए बस अपनी आय ब्लिंक कर दिए थे और वहां से तुरंत ही निकल जाते हैं। ज़ायरा को ईशान का आज का बिहेवियर थोड़ा सा वियर्ड तो लगा था, मगर वो इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती और फिर अपने काम में लग चुकी थी। ईशान सिर्फ बाहर निकले थे, लेकिन वो किसी हॉस्पिटल वगैरह में नहीं जाने वाले थे, बल्कि वो तो किसी को वीडियो कॉल करके इस वक्त बात कर रहे थे, वो भी इसी ऑफिस के गार्डन में जा करके। दूसरी तरफ एक छोटा सा बच्चा लेटा हुआ था, जो कि इस वक्त पूरी तरह से अनकॉन्शियस नजर आ रहा था और उसके चेहरे भी इस वक्त पूरी तरह से ऑक्सीजन मास्क से ढके हुए थे। बस उसकी आंखें हल्की हल्की दिखाई दे रही थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा भारी और जैसे बहुत ज़्यादा थकी हुई हो। उसके शरीर जो कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर नज़र आ रहा था, और वो मात्र 4 साल का बच्चा था। जो शख्स इस वक्त ईशान को वीडियो कॉल पर उस बच्चे को दिखा रहा था, वो अपने चेहरे पर कैमरा को मोड़ते हुए कहता है, इट्स ओके, वो ठीक हो जाएगा, ट्रस्ट मी, तू अपने काम पर फोकस करना। और वैसे भी जब से यशु बीमार हुआ है, तेरा तो काम में मन ही नहीं लगता यार, ऐसे थोड़ी ना चलता है, ना तो कुछ ठीक से खा रहा है ना पी रहा है, महर सब बताता है मुझे। ईशान रखी अपने आंखों पर अपने हाथ मलते हुए कहते हैं, सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, कैसे नींद आएगी मुझे चैन से, कैसे रहूँगा मैं चैन से जब तक मेरा बच्चा ठीक नहीं हो जाता। उसको बोलना कि उसकी जो भी जिद है ना, मैं बहुत जल्द पूरी करूँगा, और उससे प्रॉमिस करता हूँ मैं बहुत जल्द उसके पास आ रहा हूँ। कैमरे के उस तरफ जो उस बच्चे के साथ खड़ा आदमी था, वो ना तो उस बच्चे का कोई रिलेटिव था और ना ही उस बच्चे से उसका कोई भी ताल्लुक था। वो तो बस ईशान का एक अच्छा दोस्त था और इसी वजह से वो उस बच्चे का पूरी तरह से ख्याल रख रहा था, क्योंकि यहाँ पर ईशान को कुछ ज़रूरी काम निपटाने थे। और ईशान की ऐसी हालत को देखकर इस वक्त वो सामने खड़ा आदमी जो हल्का सा गुस्से में कहता है, ठीक नहीं कर रहे हो, ये अपनी जो हालत बना रखी है ना, यशु को पता चलेगा तो बहुत नाराज होगा तुम पर, और वो भी जो सूप वगैरह ले रहा है ना, वो भी लेना बंद कर देगा। एंड ट्रस्ट मी, अगर तुम इसी तरह से खुद को बर्बाद करते रहे, मैं यशु को आज ही सब कुछ बता दूंगा कि ना तो तुम्हारे पास ठीक से खाना खा रहे हैं, ना पानी पी रहे हैं, और ना ही ठीक से जी पा रहे हैं। लेकिन ईशान इससे थोड़ा ट्रिगर होते हुए कहते हैं, कुछ नहीं बताओगे तुम उसे, अगर एक शब्द भी बोला ना इस बारे में तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। वो मेरा बच्चा है, और अगर उसे ऐसा लगेगा कि मैं उसकी वजह से, तो वो बहुत ज़्यादा नाजुक है, उसे हर वक्त अपनी गलतियाँ ही दिखाई देती हैं और हर वक्त वो खुद के गिल्ट में जीता रहता है, पता नहीं क्यों। और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से उसे दोबारा कोई गिल्ट हो। मैं उसकी लाइफ को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी ज़िंदगी उसी से है, अगर वो ठीक रहेगा तो उसका पाप भी ठीक ही रहेगा। तुम उसका ख्याल रखना और उससे क्या देना, बहुत जल्द पाप से मिलने आएंगे। एक बार और ईशान यशु को देख करके हल्का सा स्माइल कर दिए थे और फिर अपने फ़ोन को काट करके वो साइड में बेंच पर ही रख देते हैं जहाँ इस वक्त वो बैठे हुए थे। ईशान जो इस वक्त खुद के फेस को अपने हाथों से हल्का सा रब करते हैं और फिर अपने बालों पर अपना हाथ फेरते हुए आराम से अब अपने उसी जगह पर लीन होकर के बैठ चुके थे, एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाए और एक हल्की सी स्माइल अपने चेहरे पर रखे हुए एक गहरी सांस भरते हैं और फिर खुद से कहते हैं, हाउ इनोसेंट यू आर। वो स्टॉकर सिर्फ इंडिया तक आपका पीछा करेगा और आप लंदन में सेफ हैं। खुशफहमी में जीना अच्छी बात होती है, पर कभी कभी बहुत घातक बन जाती है। मिस ज़ायरा ओबेरॉय। ज़ायरा भी काम करने में लग चुकी थी और कोशिश कर रही थी कि अपना 100% एफर्ट वो सिर्फ और सिर्फ अपनी कंपनी के लिए दे, ना कि अपनी ओवर थिंकिंग में। आज का दिन इसी तरह से बीत गया था और अब वो घर वापस लौट चुकी थी। साथ ही वो काफ़ी जल्दी पैकिंग करने में लगी हुई थी, जिसकी वजह से इशिता खुद ही अपने हाथ से उसे डिनर कराते हुए कहती है, अरे रुक जा मैडम, खा तो ले पहले, कहाँ भाग रही है।
लेकिन ज़ारा जो हर एक सामान को प्रॉपरली अपने बैग में पैक करते हुए कहती है, बाद में खा लूंगी ना, तू मेरे पीछे पीछे क्या दौड़ रही है, माँ है मेरी। इशिता हल्का सा स्माइल देते हुए कहती है, वैसे तो हरकतें मेरी माँ ही वाली हैं तेरी, पर कोई बात नहीं, तू मत बुला मुझे माँ, चुड़ैल ही बुला लिया कर। अब आ कर जल्दी, वरना तू कुछ खाएगी नहीं, मुझे पता है। वैसे भी रात में खाना स्किप करना ना तेरा फेवरेट हॉबी है। ज़ायरा जो कि हल्का सा मुंह खोलते हुए कहती है, अच्छा ला मेरी माँ, और वो मुंह खोल करके उसके बाइट को लेते हुए कहती है, वैसे एक बात तो है, अगर मेरी माँ होती ना, इतना पीछे नहीं पड़ती मेरा जितना तू पड़ी रहती है। मुझे तो लगता है ना तेरे को रिलेशनशिप में आ जाना चाहिए। इशिता इस बात पर हल्का सा ब्रश करते हुए कहती है, हाँ पर मेरा प्रिंस चार्मिंग मुझे आए तो लेने तभी तो मैं जाऊंगी, इसलिए तो कह रही हूँ किसी ऑफिस में जॉब वॉब कर लूँ क्या मैं, लेकिन मुझसे तो जॉब होगा भी नहीं ना, सुबह उठा ही नहीं जाता मुझसे। जैसे ज़ारा ने ये सुना था, वो अपने दिमाग पर हल्का सा अपने हाथ को पॉइंट करते हुए कहती है, ओह हाँ, सुबह के लिए अलार्म भी तो लगाना है ना, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। और वो जल्दी से अभी अलार्म लगाने जाती, लेकिन तब इशिता उसके सामने आते हुए कहती है, रुको, पहले पहले पूरा डिनर फिनिश करोगी, उसके बाद ही कुछ करोगी। तुम बहुत ज़्यादा लापरवाही कर रही हो, और तुम्हारे पीरियड्स भी चल रहे हैं ना। मुझे तो लगता है तुम्हें कल का प्लान कैंसिल कर देना चाहिए लंदन का, तुम किसी और दिन क्यों नहीं चली जाती हो। ये सुनकर के ज़ारा कहती है, हाँ, तुम्हें क्या लगता है वो डीलर जो कि मेरा इतना बड़ा फ़ायदा करवाने वाला है, वो मेरे लिए रुका रहेगा, बैठा रहेगा मेरे लिए कि कब ज़ायरा मैम आएंगी उसके बाद ही हमारा डील क्रैक होगा, अगर कोई और मिल गया तो। और वैसे भी हमारी कंपनी बहुत लॉस में चल रही है, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, और इस डील को अगर हाथ से निकाल दिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। और सुनो, एक और बात है, हम करण राठौर से भी वहीं मिलने वाले हैं, तो जहाँ तक मुझे। लेकिन तभी सुनकर इशिता कहती है, तो फिर मैं भी चलूँ क्या? हो सकता है करण राठौर थोड़े हैंडसम से हो, मेरे लिए ठीक रहेंगे क्या? यह सुनकर के ज़ारा अपने कमर पर अपना हाथ रखते हुए हल्का सा उसकी तरफ टिल्ट होते हुए कहती है, ओह हाउ डेस्परेट यू आर। तू ना अपनी शादी के ख्वाब देख बैठ करके, और ला मैं खा लेती हूँ डिनर। अब डिनर के चक्कर में ज़ारा अलार्म लगाना तो भूल ही गई थी, और यूं ही इसी तरह से अपनी जल्दी जल्दी पैकिंग करते इशिता के सारे हरकतों को बर्दाश्त करते हुए वो सो जाती आकर के, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक भी गई थी वो, और साथ ही उसकी कमर में भी हल्का हल्का दर्द था। यूं ही इसी तरह से सोए सोए अब उसको पता ही नहीं चलता कि सुबह की फ्लाइट उसकी कितने बजे की है और उसे कितनी जल्दी उठना था। सुबह के 3:30 बजे थे, और दोनों आराम से खर्राटे मार करके बहुत गहरी नींद में सो रहे थे। इशिता को भी कोई होश हवास नहीं था, और ज़ाहरा को तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अभी जैसे ही 3:31 हुआ ही था कि तभी उसके फ़ोन जो कि रिंग होना शुरू हो गया था। लेकिन ज़ारा जो कि अपनी आंखों को बंद किए हुए ही अपने फ़ोन को ऑफ कर दी थी, ताकि फ़ोन का रिंग बजना बंद हो जाए। लेकिन फिर से दोबारा उस फ़ोन की घंटी शुरू हो जाता है, जैसे कि इस वक्त कोई लगातार उसे कॉल कर रहा हो। ज़ारा अपने कानों पर पिलो रखते हुए कहती है, सुबह सुबह कौन आ गया यार, हटो इशिता, हाथ हटा यार मोटी। फ़ोन जैसे ही उसने अपने हाथों में पकड़ा था और अपनी आंखें अभी मल ही रही थी और उस फ़ोन को रिसीव कर लिया था, कानों पर लगा कर के जैसे अभी वो हेलो बोलती, दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, तैयार हो गई आप। यह आवाज़ बड़ी सॉफ्ट थी, और ये समझ भी आ गया था कि ये किसकी आवाज़ हो सकती है। तभी ज़ारा जो कि अपने क्लॉक की तरफ देखते हुए कहती है, अभी तो टाइम भी नहीं हुआ, 4 बजने वाले। ओह शिट, इशू, बोला था ना तुझे अलार्म लगा देना। आप तैयार हो गए? दूसरी तरफ से ईशान कहते, मैं तो कब से तैयार बैठा हूँ, इसी वक्त का तो इंतजार था मुझे। खैर आप भी जल्दी तैयार हो जाइए। हाँ। तभी ज़ारा काफ़ी एक्साइटमेंट में कहती है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे हैं आप, थैंक यू, वरना मेरी तो फ्लाइट ही मिस हो जाती। और ये बोल करके वो जल्दी से फ़ोन को एक तरफ फेंकती है, जो कि जाकर के तड़ाक से इशिता के मुंह पर लगा था, और वो भी काफ़ी ज़ोर से चिल्लाती कहती है, डायन तू सुबह सुबह खुद उठती है, मुझे भी उठा देती है। अब ज़ायरा अकेले नहीं तैयार हो रही थी, बल्कि इशिता उसके आगे पीछे लगी हुई थी। कभी उसका स्ट्रेटनर लेकर के खड़ी थी, तो कभी उसका हेयर ड्राई कर रही थी, तो कभी उसके लिए जल्दी जल्दी उसकी फुटवेयर्स निकाल रही थी उसको तैयार करने के लिए। और इस बॉन्डिंग को देख करके वो टेडी बियर जो कि ज़ायरा और इशिता की तरफ देखते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग, हैप्पी जर्नी ज़ायरा ओबरॉय, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत खुश रहेंगी वहाँ पर। थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है स्टार्टिंग में, लेकिन फिर वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा।
ज़ायरा इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही थी। तभी इशिता उसके हेयर ड्रायर को उसके हाथ में थमाते हुए कहती है, 1 मिनट रुकना ज़रा, मैं देखूँ ये क्या टाई टाई कर रहा है। और उसके सामने आकर बैठते हुए कहती है, ओ मिस्टर, क्या हो गया तुम्हें? सुबह सुबह कोई उठता है? तुम तो सो लो ना, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? लेकिन तभी वो टेडी बियर अपने चेहरे को ना मिलाते हुए कहता है, मैं नहीं सोच सकता। इतनी प्यारी प्यारी लड़कियों को देखने के बाद भला किसी टेडी बियर को नींद आती है? इशिता जो कि खड़े होते हुए कहती है, क्या लोचा है यार तेरे अंदर, कुछ तो ना ढीला टाइप है तू, पागल कहीं का। दूसरी तरफ से जो शख्स उस टेडी बियर के थ्रू इशिता को देख रहा था, वो बस इशिता की बातों को ही सुनता रह जाता है और अपने कान पर यूं ही हेडफोन लगाए और साथ ही उसके माइक को अपने होठों के थोड़ा और करीब लाते हुए कहता है, उफ, आपकी बात है। अब ज़ायरा फाइनली पूरी तरह से रेडी हो चुकी थी और जल्दी से अपना ओवरकोट डालते हुए अपने हील्स को संभालते हुए बाहर की तरफ भागती है और साथ ही उसने पूरी तरह से अपने बैग वगैरह पैक करके रखा था। अब उसके साथ इशिता भी उसे नीचे छोड़ने के लिए जा रही थी। आहाना को पहले से कमांड मिल चुका था कि आकर के वो गाड़ी लेकर उसके अपार्टमेंट के ठीक सामने खड़ी रहे। अब जल्दी से ज़ायरा इशिता को एक जोर की हगी देती है और फिर उसके गालों को खींचते हुए कहती है, ज़्यादा तंग मत करना मेरे घर को, और हाँ, उस टेडी बियर की भी थोड़ी सी जान बख्श देना, तुम बेचारे का सर खा जाती हो। जल्दी से वो आकर के अपनी गाड़ी में बैठ चुकी थी और इशिता भी उसे अपना हाथ वेव करके बाय करते हुए कहती है, बाय, और ख्याल रखना और जल्दी वापस आना। आहाना एक बार ज़ायरा की तरफ देखते हुए फिर सामने देखते हुए कहती है, वैसे आपको लगता है कि आप ठीक रहेंगी, मतलब कोई प्रॉब्लम? ये सुनकर ज़ायरा कहती है, कहना क्या चाहती हो, सब ठीक ही रहेगा। क्यों? और वैसे भी लंदन में पहली बार नहीं जा रही हूँ, मैं पहले भी जा चुकी हूँ अपने स्टडी के लिए। आना कहती है, वो बात तो सही है, आप लंदन से काफ़ी फेमिलियर हैं, मगर इस बार आप अकेले जा रही हैं ना, तो तभी ज़ायरा कहती है, नो वे, ईशान है ना मेरे साथ। कहाँ है वो वैसे, आई नहीं अब तक। तुम्हें पता है, सुबह उन्होंने ही फ़ोन करके मुझे उठाया था। सच में, वाकई काम करने में काफ़ी दिल लग रहा है उनका। तभी आना कहती है, हाँ वैसे बात तो सही है, काफ़ी परफेक्ट हैं वो और आपका ख्याल भी रखेंगे, तो ठीक है फिर, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे भी नहीं है, बस आप अपना ख्याल रखिएगा। पता नहीं क्यों अजीब सी फीलिंग आ रही है। तभी ज़ायरा अपनी आंखों को छोटी करके आना की तरफ देखते हुए कहती है, नो वे, अब मैं कोई ओवर थिंक नहीं करने वाली। मुझे जब काम होता है ना, तो मैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट बन जाती हूँ, और वैसे भी इट्स ओके, मैं हैंडल कर लूँगी, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। और हाँ, कंपनी को बहुत अच्छे से संभालना है जब तक मैं वापस नहीं आ जाती हूँ। कोई भी काम में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। प्रॉपरली हर दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगा मेरा सबके साथ, ठीक है? ये नहीं कि मैं बाहर गई हूँ तो इसका मतलब कंपनी को पूरी तरह से छूट मिल गई है। और कोई भी एम्प्लॉय कोई मटरगश्ती नहीं करना चाहिए। मेरी नज़र मेरे फ़ोन पर हमेशा रही और साथ ही मेरे लैपटॉप पर भी, ठीक है? और मेरा कैमरा कनेक्टेड है, सबको बता देना। तो कोई लापरवाही टॉलरेट नहीं करूँगी मैं। और उस लैब रिपोर्ट का क्या हुआ? इसी तरह से बातें करते करते अब वो लोग एयरपोर्ट पहुंच चुके थे, बैंगलोर के एयरपोर्ट, जहां उसे सी ऑफ करने के लिए कंपनी के कुछ हेड एम्प्लॉयज भी आए हुए थे। और इस वक्त ईशान भी अपने दोनों हाथों को आराम से पॉकेट में डाले हुए होल पर टिक करके ज़ायरा का ही वेट कर रहे थे। और आज उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। हर दिन की तरह नहीं लग रहे थे आज वो, किसी बॉडीगार्ड की तरह। आज उन्होंने खुद की ड्रेसअप को इतना हद तक बदल दिया था कि वो किसी बिजनेस टाइकून को मैच करा सकते थे। और ज़ायरा को ये देख करके कोई बुरा नहीं लगा था, बल्कि उसे तो और ज़्यादा सेफ और सिक्योर महसूस हो रहा था इस इंसान के साथ। ज़ायरा एयरपोर्ट अपने नी लेंथ ड्रेस के साथ पहुंची थी और उसके साथ उसने ऊपर अपने ओवरकोट डाला हुआ था, क्योंकि लंदन में काफ़ी ज़्यादा ठंडी हुआ करती थी। लेकिन जैसे अभी वो एयरपोर्ट के अंदर पहुंचती है, उसने अपने ओवरकोट को भी निकाल दिया था। अब उसका ड्रेस जो कि स्लीवलेस था। और इस वक्त ईशान की नज़र जो कि ज़ायरा को एक अलग ही नज़र से घूर रही थी। बाकी लोग तो उसे बहुत ही प्यार से सी ऑफ करते हैं, लेकिन जैसे ही वो एयरपोर्ट के अंदर आना शुरू की थी, ईशान की नज़र रह रह करके उसी की तरफ जा करके एकदम से टिक जा रही थी। शायद वो कुछ कहना चाह रहे थे जो कि वो बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन ज़ायरा ने भी इस चीज़ को नोटिस कर लिया था। उसकी तरफ चाहे कोई भी कितने दूर से देखे, उसे अपने आप ही इस बात का एहसास हो जाता था। और जैसे ही वो ईशान की तरफ मुड़ी थी, ईशान ने अपने चेहरे को दूसरी तरफ मोड़ लिया था और बार बार अब यूं ही इसी तरह से ज़ायरा को चेकआउट करना ज़ायरा को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कराता और वो
ईशान के ठीक सामने आकर के कुछ कहना चाहते हैं जो आप कह नहीं पा रहे। ईशान जो कि अपनी नज़र को अभी तक तो दूसरी तरफ किए हुए थे, लेकिन ज़ारा की ये बोलते ही अपने चेहरे को वो भी ठीक अब ज़ारा के सामने हल्का सा उसकी तरफ बेंड होते हुए कहते हैं, नहीं, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मुझे आपसे कुछ कहना है? कुछ भी नहीं कहना है। इस वक्त उनके चेहरे पर एक अलग तरीके का रूखापन था, जिसे ज़ारा नोटिस करते हुए कहती है, कुछ तो कहना चाह रहे हैं। तभी इस वक्त जो हाथ में उसने ओवरकोट पकड़ा हुआ था, उसे खुद ही ईशान अपने हाथ में लेकर के उसे प्रॉपरली उस ओवरकोट से कवर करते हुए कहते हैं, ठंड लग सकती है, मौसम ठंडा है, आप ओवरकोट डाल कर रखिए। ये सुनकर के ज़ारा अभी अपने चेहरे को ईशान की तरफ ठीक तरीके से उठा कर देख ही पाती, उससे पहले ईशान वहां से जा चुके थे दूसरे रास्ते से। तभी ज़ारा भी उनके पीछे पीछे आते हुए कहती है, एक्सक्यूज मी, क्या आप मेरे ड्रेस को देख करके मुझे जज कर रहे हैं? और अगर आप ऐसा कर रहे हैं ना तो मेक श्योर कि अपनी निगाहों को हमेशा नीचे रखिएगा मेरे सामने, दोबारा से इस तरह के। लेकिन तब ईशान जो कि उसकी कलाई को काफी जोर से पकड़ते हुए कहते हैं, एक्सक्यूज मी, एयरपोर्ट है ये, तमाशा करने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी मुझे क्या फर्क पड़ता है आप कुछ भी पहने हैं, मैं आपका बॉडीगार्ड हूँ, हस्बैंड नहीं। ज़ारा जो कि अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती हैं, वही तो मैं भी आपको बताना चाह रही हूँ मिस्टर ईशान रॉय, आप मेरे हस्बैंड ही बॉडीगार्ड हैं, तो मेक श्योर कि अपनी लिमिट को, अपनी बाउंड्री बनाकर रखें, क्योंकि उस बाउंड्री से जब कोई बाहर आता है ना तो ज़ायरा ओबेरॉय उसे माफ नहीं करती। तो अपनी हद को पहचान कर अपने हद में रहिए, क्योंकि हद में रहना आपके लिए बेहतर होगा। और ये बोलकर ज़ारा जो कि फिर से अपने ओवरकोट को अपने हाथ में लेते हुए दूसरे हाथ पे अपने हैंडबैग को पकड़ती और काफी स्टाइल से आगे की तरफ बढ़ने लगी थी। वहीं पीछे से ईशान जो कि अपनी स्पीड को थोड़ा कम कर दिए थे और अपनी गॉगल्स को निकाल करके वो भी प्राइवेट जेट में धीरे धीरे चढ़ते हुए ज़ारा की बातों को सोच करके हल्का सा तिरछे स्माइल पास करते हुए कहते हैं, अगर मेरी हद जान गई ना तो तुम्हारे डरने की कोई हद नहीं रह जाएगी, मिस ज़ायरा ओबेरॉय। जब तक प्लेन स्टार्ट नहीं हुई थी, प्लेन का माहौल इस वक्त थोड़ा सा नरम गरम लग रहा था। ज़ारा भी इस वक्त थोड़े गुस्से में थी और वहीं ईशान जो कि बहुत ही प्यार से इस वक्त ज़ारा के चेहरे की तरफ देख रहे थे, लेकिन ज़ारा इस वक्त पूरी तरह से अपने चेहरे को बुक पर टिकाई हुई थी, जिसकी वजह से उसे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि इस वक्त ईशान उसी की तरफ देख रहे हैं। लेकिन जैसे भी प्लेन स्टार्ट होने वाला होता है, ज़ारा के दिल में एक धुकधुकी सी होना शुरू हो गई थी, क्योंकि उसे हाइट से थोड़ा डर लगता था और अब उसे ज़रूरत थी किसी की कि कोई उसके साथ बैठे। वो अब एयर होस्टेस को तो ये काम नहीं दे सकती थी, क्योंकि इस वक्त खुद ही उसके साथ ईशान आए हुए थे। लेकिन थोड़ा देर वो कुछ नहीं बोलती, वो फिर से अपने चेहरे को अब किताब की तरफ कर ली थी और कुछ पढ़ने की कोशिश करी थी, ताकि उसे ज़्यादा एंजाइटी और ज़्यादा डर ना लगे। इस वक्त किसी की निगाहें उसको लगातार घूर रही थी, जो कि ज़ारा समझ नहीं पाती। लेकिन जैसे उसकी नज़र अब ईशान पर गई ही थी, ईशान तुरंत ही अपने चेहरे को दूसरी तरफ मोड़ लिए थे। उस वक्त उसके ठीक सामने ही बैठे हुए थे। तभी ज़ारा जो कि हल्का सा उनकी तरफ बेंड होते हुए कहती है, आप ठीक हैं? डर तो नहीं लगता ना फ्लाइट से? ये सुन करके ईशान जो कि हल्का सा स्माइल करते हुए कहते हैं, नहीं, क्यों? जवाब दे। ज़ारा जो जवाब में बोलती है, आप पहली बार बैठे होंगे ना इस तरह, एरोप्लेन में, या फिर शायद प्राइवेट जेट में तो पहली बार ही बैठे होंगे। ईशान भी इस बात पर हाँ में अपना सिर हिला दिए थे और इसका वो और क्या ही जवाब देते। लेकिन ये बात थोड़ी सी अजीब लगी थी उन्हें कि ज़ायरा इस बारे में क्यों पूछ रही है। और फिर वो खुद ही कहते हैं, खैर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे प्रॉब्लम हो रही है या फिर मुझे डर लग रहा है तो नहीं। तभी ज़ायरा जो अपना हाथ ले जा करके उनके हाथ की तरफ बढ़ाते हुए कहती है, तो आप ज़रा मेरा हाथ पकड़ लेंगे, मुझे हाइट से थोड़ा डर लगता है, ये अब बेहतर होगा आप मेरे ठीक बगल में आकर बैठ जाएं। अब इसमें ईशान को कोई प्रॉब्लम तो थी नहीं, जिससे वो खुद ही आकर के अब ज़ायरा के ठीक बगल में बैठ चुके थे। तभी ज़ायरा अपने हाथ को ले जाकर के जैसे अब ईशान के हाथों पर रखे थे, ईशान अपने चेहरे को एकदम से दूसरी तरफ मोड़ लिए थे और उनका जॉ लाइन एकदम से कसना शुरू हो गया था। साथ ही इस वक्त फोरहेड पर हल्की हल्की शिकन आना शुरू हो गई थी। आंखें जो कि अपने साइज से थोड़ी सी बड़ी होने लगी थी और उनका दूसरा हाथ जो कि पूरी तरह से कस चुका था। लेकिन जैसे अभी ज़ायरा कुछ बोल पाती उससे पहले ईशान अपनी आंखों को बंद करते हुए कहते हैं, मुझे नींद आ रही है। जब तक ये प्लेन का सफर खत्म नहीं हुआ था, एक तरफ ज़ायरा का हाथ जो कि ईशान के हाथों से नहीं हटा था और वहीं दूसरी तरफ ईशान की आंखें नहीं खुली थी, ताकि ज़ायरा उनसे कोई भी बात ना करे। और साथ ही उन्हें इस वक्त जितना गुस्सा आ रहा था उनकी आंखें इस वक्त बंद हो, यही ज़ायरा के लिए और उनके लिए बेहतर था।
जैसे ही प्लेन लैंड होना शुरू हुआ था, ज़ारा को थोड़ा ज़्यादा डर लग रहा था, जिससे अब वो अपनी करवट को ईशान की तरफ मोड़ चुकी थी और अब अपने दोनों हाथों को वो ले जा करके ईशान के पहने हुए टी शर्ट पर गड़ाने लगी थी। साथ ही उनके कॉलर पर भी इस वक्त ज़ारा का एक हाथ था जो कि कसा हुआ था और वो अपनी आंखों को भी जोर से बंद की हुई थी। उसका मन कर रहा था कि वो जाकर के जोर से ईशान को गले ही लगा ले, क्योंकि इस वक्त वो चाह रही थी कि कोई उसे ये बोल दे कि वो ठीक रहेगी, वो सेफ रहेगी। लेकिन ईशान तो अपनी आंखों को खोल ही नहीं रहे थे। लेकिन जैसे अभी ज़ारा के नेल्स जाकर के उनके गर्दन पर हल्का हल्का गड़ना शुरू हुए थे, वो एकदम से अपनी आंखों को झटके से खोलते हैं और ज़ारा की तरफ काफी गुस्से में मुड़ते हुए कहते हैं, ये क्या। लेकिन जैसे ही ज़ारा का चेहरा उन्होंने देखा था, इस वक्त ज़ारा बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी और उसके आंखें जो कि काफी जोर से बंद थी, साथ ही वो बार बार अपनी थूक गटक रही थी। अब इस हालत को देखने के बाद ईशान उसके साथ स्ट्रिक्ट हो पाते, ये तो पॉसिबल ही नहीं था। और ये भी उनके लिए अच्छा ही साबित हुआ था कि ज़ारा के इस एक्सप्रेशन ने उनके गुस्से को काबू कर लिया और वो खुद ही अपने दूसरे हाथ को ले जाकर के ज़ारा के बाजू पर धीरे धीरे सहलाते हुए कहते हैं, कुछ नहीं होगा, आप ठीक रहेंगे, डोंट वरी। ज़ारा अपने आंखों को यूं ही बंद किए कहती है, नहीं, मुझे इसी तरह से पकड़े रहिएगा, मुझे डर लगता है इससे। और जब तक पूरी तरह से प्लेन लैंड नहीं हो गया था, दोनों इसी तरह से थे, एक दूसरे की तरफ ही देख रहे थे, मगर ज़ारा ने अपनी आंखें बंद की हुई थी, लेकिन ईशान नहीं। ईशान बहुत ही ध्यान से ज़ारा के चेहरे को नोटिस कर रहा था और फिर हल्का सा स्माइल करते हुए खुद से ही कहते हैं, तुम तो काफ़ी छोटी छोटी चीज़ों से घबराती हो और जब जब मैं तुम्हें डराना शुरू करूंगा तब तुम्हारी क्या हालत होगी। मिस ज़ारा ओबेरॉय, फंस गई अब तो तुम। और जैसे ही प्लेन पूरी तरह से रुका था, ईशान अपने चेहरे पर हल्का सा स्मर्क लिए अपने गॉगल्स को लगाते हुए कहते हैं, वेलकम टू लंदन ज़ारा मैम। तभी ज़ारा ईशान की तरफ मुड़ते हुए कहती है, थैंक यू एंड सॉरी मैम, मैंने काफ़ी हर्ट कर दिया आपको। ये देख करके वो भी अपने गर्दन पर हल्का सा अपने हाथ को फेरते हैं और फिर अपने हाथ की तरफ देखते हैं, जहाँ इस वक्त वाकई ज़ारा के नील से कुछ निशान बन गए थे। और फिर वो उस पर भी अपने दूसरे हाथ से हल्का हल्का उसे सहलाते हुए कहते हैं, ये जख्म तो बहुत कम है और ऐसे जख्म की तो आदत है मुझे। कम ऑन, अब बॉडी गार्ड हूँ, आपका दिया हुआ इतना जख्म तो बर्दाश्त कर ही सकता हूँ। और जैसे भी ज़ारा प्लेन से नीचे की तरफ उतरने वाली होती है, पीछे से ईशान जो अपनी आंखों को उसके ऊपर बहुत ही बुरी तरह से गड़ाते हुए कहते हैं, जख्म क्या होता है वो तो मैं तुम्हें अब बताऊंगा।